हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस। आज का हमारा टॉपिक है एमकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग पेपर 3 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नोट्स लेके आई हूँ विद फॉर्मूलास। और इसमें हम देखने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंस, लेसन वाइज कौन से नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मूलास कौन से इंपॉर्टेंस है, ये सभी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने अभी तक इस सब्जेक्ट्स के रिलेटिव और क्या क्या मैंने अपलोड्स किए गए हैं मेरे इस विशाखा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जो हमारा टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने अपलोड्स कर दिए हैं विद आंसर्स, ट्रू एंड फॉल्स, MCQs। अगर आपको मॉक टेस्ट जो हमें मिला है, मतलब मॉक टेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो मिला हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको भी मैंने सॉल्व किया गया है, तो वो भी मैंने नीचे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। प्लस सिर्फ एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही नहीं नोट्स अपलोड किए मैंने, फुल लेक्चर्स ऑफ एमकॉम पार्ट 2 के चारों सब्जेक्ट्स मैंने अपलोड कर दिए, वो भी आप देख सकते हो। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 2-3 के अगर आपको फुल टेक्स्ट बुक का लेक्चर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो मैं डाल दूँगी आपके लिए एंड ऑफ द वीडियो में, जहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि मेरे इस वीडियो पे, मेरे इस लेक्चर पे आपको अलग अलग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो फटाफट मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट लेसन हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग डेफिनेशन दिए गए हैं। ये डेफिनेशन सभी इम्पोर्टेंट है, तो आप ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि MCQs में लास्ट ईयर भी पूछे थे। ये वाला जो देख रहे हो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मार्जिनल एक्टिविटी विच इज कंसिडर्ड विद द अप्लाइंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और ये किसने भूला था, ऐसा एक सवाल वहाँ पे आया था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 5 अकॉर्डिंग के हिसाब से डेफिनेशन, 5 जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थे वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए। तो ये 5 आप डेफिनेशन एक बार अच्छे से देख लो, क्लियर कर लो अच्छे से कि कौन से डेफिनेशन में क्या चीज़ है, जिससे मालूम पड़ जाए कि ये बंदे ने ये वाला डेफिनेशन बोला था। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे बड़ा वाला डेफिनेशन इस बंदे ने बोला था। फिर बाद में छोटे छोटे आप याद कर सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेंट बोला तो जेम्स के नाम से याद कर सकते हो। फिर अगर कोई मार्जिनल एक्टिविटी की बात कर ले तो हम IM के बारे में याद कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लो। फिर आता है मॉडर्न अप्रूवल होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस आते हैं। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलिंग क्या होता है, प्रोविजन ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टर रिलेशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बैंकिंग एंड कस्टमिंग, क्रेडिट एंड कलेक्शन, इंश्योरेंस, प्लानिंग फॉर कंट्रोल, रिपोर्टिंग एंड द इंटरपेक्ट, एविडेंस काउंसलिंग, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग, प्रोटेस्ट ऑफ असेट्स, इकोनॉमिक अप्रेस, मार्जिनिंग फंड्स, मेजरिंग ऑफ रिटर्न, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइस सेटन, फोरकास्टिंग प्रॉफिट एंड फोरकास्टिंग कैश फ्लो। तो ये अलग अलग हमारे जो फंक्शन है फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से आ सकता है, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे इसमें से कोई, और एक ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। तो आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलिंग नहीं है, या तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो सकते हैं, एक राइट हो सकता है, तो वो देंगे फाइंड द विच इज द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोलिंग। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो उस लेसन में इतना ही था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लेसन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो और बनाया हुआ है। जो बड़ा वाला 1-2 घंटे का जो लेक्चर है उसमें तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है, प्लस मैंने इसका अलग से एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लाइवली कैलकुलेशन यूज़ करते हुए दिखाया है स्टूडेंट्स को, किस तरीके से कौन से शॉर्ट एंड स्वीट जो तरीके होते हैं वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने उसमें दिखाया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है 1 और मोर फ्यूचर
कैश फ्लो पे। फ्यूचर वैल्यू होती है जो हम प्रेजेंट वैल्यू पे कंपाउंडिंग वैल्यू करते हैं। डिस्काउंटेड फैक्टर वो होता है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ पे रिसीव करती है इन फ्यूचर में, और कंपाउंडेड फैक्टर्स में जो हमारे फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज़ होता है उस पे। अभी डिस्काउंटेड एंड कंपाउंडेड फैक्टर्स आर द टू थिंग्स, इंटरेस्ट रेट एंड यूज एंड द टाइम बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेशनशिप दिया है, PV इज इक्वल टू FV इंटू DF एंड FV इज इक्वल टू PV इंटू CF, जहाँ पे PV है हमारा प्रेजेंट वैल्यू, CF है फ्यूचर वैल्यू, DF को बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, उसका फॉर्मूला है 1/1 प्लस R रेज़ टू T। CF है कंपाउंडिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस R रेज़ टू T। और इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ। आप एक बार जाइए वो वाला वीडियो देखिए जिसमें आपको अच्छे से समझ जाएगा। क्यों हमें ना वहाँ पे सॉल्व करने का पेपर में टाइम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कैलकुलेटर आना चाहिए, फटाफट आपकी उंगली चलनी चाहिए और बस उसको ऐसे यूज़ करना है। देखो यहाँ पे दिया है मिस्टर एस डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख विद अ बैंक विच पे द 10% इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, हाउ मच अमाउंट ही विल गिव अ मैच्योरिटी। तो फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू FV इज इक्वल टू PV इंटू CF। प्रेजेंटली हमें वैल्यू मिला हुआ है, CF का फॉर्मूला हमें मालूम है, हमने कैलकुलेटर अभी देखा था, ये रहा CF का फॉर्मूला 1 प्लस R रेज़ टू T। तो बस वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये किस तरीके से आया वो यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये मत समझना ये पूरा एक ही है। तो 1 प्लस R कितना है हमारा 10%, T का मतलब हो जाता है हमारा टाइम, रेज़ टू 3 आ जाएगा। 10/100 करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ तो जिससे आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा। 10/100, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.1, जिसको हम प्लस कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 1.1। अभी मैं अगर ये वाला जो हमारा लैपटॉप का जो कैलकुलेटर है इसमें अगर मैं करूँगी भी ना, नहीं होगा, देख सकते हो कभी मल्टीप्लाई का साइन भी क्लिक करूँगे ना, आंसर नहीं आता है। तो जो भी अमाउंट आया यह मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 1.331 है ना, अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो पीछे लेसन जिससे ख़त्म होता है उसके पीछे कुछ नंबर्स का पूरा टेबल बनाया हुआ है, वो टेबल आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। बस ये वाला मैंने यहाँ पे कैसे हम इजीली वे विदाउट वो टेबल याद किए हम यहाँ पे कैलसी से हमारी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे और ये तुम्हें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। फिर आता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ NAT, FVA इज इक्वल टू A ब्रैकेट 1 प्लस R रेज़ टू T माइनस 1/R। A है हमारा पीरियोडिकल कैश पेमेंट, R है एनुअल इंटरेस्ट रेट, T है टाइम ऑफ ईयर। डबलिंग पीरियड, ये डबलिंग पीरियड का एग्जाम्स में आता रहता है, बहुत बार पूछा है इसके बारे में भी, लास्ट टाइम भी पूछे गए थे एग्ज़ाम में, और नॉर्मली जो स्कूल कॉलेजेस में हमारे जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें भी डबलिंग पीरियड्स के बारे में पूछा है। तो डबलिंग पीरियड का यहाँ पे 2 रूल है, एक 72 रूल है और एक रूल ऑफ 69 है। जो 72 वाला जो रूल है उसको हम डायरेक्टली 72 अपॉन इंटरेस्ट रेट से हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे हम 69 के जो रूल की बात की जाती है तो ये 0.35 को हम साइड में रखते हैं, प्लस 69 अपॉन इंटरेस्ट रेट। देखो बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। समझो 69 डिवाइड बाय, अगर मैं ले लेती हूँ 12%, तो सिर्फ 12 लिखोगे और प्लस का साइन डालोगे, और फिर यहाँ पे क्या था 0.35, तो 0.35 ये मिल जाएगा तुम्हें एज पर द रूल ऑफ 69 के हिसाब से 12% के हिसाब से 6.1। अगर मैं इसी को ये हमारा जो 72 रूल नंबर है ना उसमें अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, 72 डिवाइडेड बाय
डायरेक्ट जो अमाउंट परसेंटेज अमाउंट जो रहेगा हमारा वो हम डायरेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 6। वो आया था 6.1 समथिंग आया था। तो जब हम रूल नंबर 69 यूज़ करते तो 6.1 आया था और रूल नंबर 72 यूज़ किया तो 6 आया, मतलब नियर बाय दोनों ही की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी इंटू डी एफ इज इक्वल टू एफ वी इंटू 1/1 प्लस आर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लो, जो भी दिया रहेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो हमें कैलकुलेट करके मिलता है। कैश इनफ्लो के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन मिलता है हमें यहाँ पे, और उसको हम प्लस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है CFAT, मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट लेसन रेशियो एनालाइजेशन, जिसमें बैलेंस शीट रेशियो है। तो बैलेंस शीट रेशियो में आता है करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स एंड प्रोवाइडेड एसेट्स रेशियो में। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू रेशियो में। तो ये होता है, हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो बोला जाता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो एंड एक्सपेंस रेशियो आता है। पोर्शन कम रेवेन्यू रेशियोज भी होता है, जिसमें हम बैलेंस शीट या अनदर प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट वहाँ पे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव किया है। फाइनेंशियल रेशियो के लिए इंसॉल्व, सॉल्वेंट एंड लिक्विडिटी रेशियो होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एंड एक्सपेंस रेशियोज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। टर्नओवर एंड एक्टिविटी रेशियो के लिए टर्नओवर ऑफ स्टॉक, टर्नओवर ऑन डेटर्स हो गया या क्रेडिटर्स हो गया, ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। मार्केट टेस्ट रेशियो आता है, जिसमें अर्निंग पर शेयर्स, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड वाइल्ड रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवर, नेट असेट्स इनफ्लो, बुक वैल्यू पर शेयर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द यूजेस, लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से हम स्ट्रक्चर रेशियो यूज़ करते हैं और एक ट्रेंडेंट रेशियो यूज़ करते हैं। ये दोनों ही एग्जाम्स में इसके रिलेटिव कुछ 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर और इम्पोर्टेंस इन द फाइनेंशियल एनालाइजेशन, तो प्राइमरी रेशियो होता है, जिसमें ऑपरेटिव प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉय यूज़ करते हैं। एंड सेकेंडरी और सपोर्टिंग रेशियो के लिए स्टॉक वेलोसिटी, क्रेडिट वेलोसिटी एंड एक्सपेंस रेशियो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब एक एक करके हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम फॉर्मूला वो यूज़ करना है। तो लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्विंग रेशियो की बात कर रहे हैं, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड रेशियो का तीनों एक ही वर्ड है, एक दूसरे के नाम है। तो वहाँ पे हम लिखते हैं क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। लिक्विडिटी एसेट फाइंड करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा करंट एसेट माइनस NOQ, और यहाँ पे आ जाएगा मतलब नॉन क्विक एसेट आ जाएगा, और करंट लायबिलिटी में से नॉन क्विक लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे आता है लिक्विडेटेड एसेट अपॉन लिक्विडेटेड लायबिलिटी फाइंड करोगे तो आपको एसिड रेशियो मिल जाएगा। मतलब ये दोनों भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, तीनों ही राइट आंसर्स हैं। देखो क्विक एसेट में क्या आता है, डेटर्स, कैश, बैंक एंड बिल रिसीवेबल। नॉन क्विक एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स एंड TDS आ जाता है। क्विक लायबिलिटी में रिमेनिंग जो बच गया वो मतलब जो यहाँ पे नहीं आएगा वो लायबिलिटी में आता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। जो क्विक रेशियो होता है उसका रेशियो होता है 1:1 का। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी या सुपर क्विक रेशियो होता है, जिसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट माइनस कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस स्टॉक टर्न इन्वेस्टमेंट, और जो इसका रेशियो होता है वो है 1:2। डिफरेंस माइन इंटरनल रेशियो इज इक्वल टू
क्विक एसेट अपॉन पॉजिटिव डेली कैश रिक्वायरमेंट्स। और ये जो डेली रिक्वायरमेंट जो हमने डेली बेसिस पे जो करेंगे उसका आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से 365 से हमें वो डिवाइड करना है। लिक्विडेट एसेट में आ जाएगा कैश प्लस मार्केट सिक्योरिटी प्लस डेटर्स। फिर आता है लेवरेज रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है वो 2:1 होता है, फॉर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। वही हायर जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है वो 3:1 होता है। शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो होता है जहाँ फंड्स के लिए इक्विटी प्रीमियम कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लोन हम माइनस करते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट टू द शेयर होल्डर नेट वेट रेशियो में तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही वर्ड यूज़ किया वैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना। कैपिटल गेयरिंग रेशियो के लिए पीएससी का मतलब होता है प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस डेब्ट अपॉन ईएससी इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्सपेंस यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड रेशियो फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो फिक्स एसेट को आप रिप्लेस करेंगे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन से और यहाँ पे हमें मिल जाएगा। प्रोवाइडेड रेशियोज के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है। शेयर्स होल्डर नेट वर्थ अपॉन टोटल एसेट्स। नेट वर्थ फाइंड करने के लिए इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस फिक्स्ड एसेट्स। वही हमें यहाँ पे टोटल एसेट फाइंड करने के लिए टोटल एसेट प्लस करंट एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट। फिर ये दोनों चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमें यहाँ पे प्रोप्राइटर रेशियो मिल जाएगा। इंटरेस्ट कवर रेशियो के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कवर फॉर मोर देन 7 टाइम इन रेगुलर एसएफ मोर देन 3 टाइम इन द डिसेबल। फिर आता है डेब्ट सर्विस कवरेज आता है जिसमें हम यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट एंड लोन डिवाइडेड बाय हम कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस लोन रीपेड इन द ईयर और इसका रेशियो होता है 2:1। फिर आता है डिविडेंड कवर के लिए दो फॉर्मूला है। प्रीफरेंस डिविडेंड कवर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रीफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड कवर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी डिविडेंड। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो होता है एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटसाइड। असेट मैनेजमेंट रेशियो, टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो या एक्टिविटी रेशियोज, इसके अलग अलग नाम हैं। तो स्टॉक का रेशियो फाइंड करने के लिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए COGS अपॉन एवरेज स्टॉक ले सकते हो या सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेल्स माइनस COGS करना पड़ता है। COGS का फाइंड करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ता है। स्टॉक वेलोसिटी रेशियो फाइंड करने के लिए 365 डेज और 12 मंथ अपॉन STR करना पड़ता है। और सेकेंडली इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम देख रहे थे अभी इन्वेंटरी रेशियो का लिए, तो इन्वेंटरी अपॉन करंट एसेट्स इनटू 100। अकाउंट रिसीव डेब्टर टर्नओवर रेशियो के लिए क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल ले लो या क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। इसी का अगर डेटर्स कलेक्शन पीरियड्स फाइंड करना हो तो 365 डेज अपॉन 12 मंथ अपॉन DTR का मतलब होता है डेटर टर्नओवर रेशियो। आपको इसको जो भी आंसर मिलेगा वो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं और इससे हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है। सेम क्रेडिटर के लिए ऐसे ही यहाँ पे क्रेडिटर सेल यूज़ किया था, यहाँ पे हम क्रेडिटर पेएबल यूज़ करेंगे। बिल रिसीवेबल की जगह हम बिल पेएबल हम यूज़ करते हैं। DTR की जगह हम CTR यूज़ करेंगे क्रेडिटर्स के लिए। बैड डेब्ट्स टू सेल्स रेशियो बोला, देखो डायरेक्टली बोला गया है तो बैड डेब्ट्स अपॉन सेल्स इनटू 100। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल्स टू वर्किंग एम्प्लॉय रेशियो तो सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। अब आता है हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूलाज देख लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन
का फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे सेल्स माइनस COGS अपॉन सेल्स इंटू 100, आप ये एक फॉर्मूला है। या फिर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू हम 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। फिर आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए, तो नेट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100। या फिर थर्ड आ जाता है हमारा कैश प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कैश प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। रिटर्न ऑन टोटल एसेट इज इक्वल टू नेट ऑफ PAT अपॉन टोटल एसेट इंटू 100। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स और रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज इक्वल टू नेट PBIT अपॉन नेट वर्थ इंटू 100। नेट वर्थ फाइंड करने के लिए इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की यहाँ पे यूज होती है। मार्केट बेसिस रेशियोज अलग अलग फॉर्मूला से, जैसे मार्केट पर शेयर्स का फॉर्मूला दिया है, कैश अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड वाइल्ड रेशियो, बुक वैल्यू दिया है, PV रेशियो होता है MPS अपॉन द EPS होता है। तो मार्केट पर शेयर के हिसाब से और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अर्निंग पर शेयर फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे NPAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा। मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो फाइंड करने के लिए P अपॉन BP रेशियो यूज़ करते हैं, या MPS अपॉन बुक वैल्यू यूज़ किए जाते हैं, जिसमें दोनों में से जो भी सेल्स या अर्निंग रेशियो होता है हायर देन होता है। फिर आता है ओन कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल होता है। अक्यूमेंट प्रॉफिट के लिए बोरोइंग कैपिटल, डेटर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट KD हम यूज़ करते हैं। ये KD वाला वर्ड ध्यान रखना माइंड में। तो होता है इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। कॉस्ट ऑफ इंडिरेबल डेब्ट्स की बात की जाए तो इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 प्लस टैक्स रेट ब्रैकेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसेस पर डेटर्स। फिर इसमें अलग अलग फॉर्मूलाज कैसे यूज़ किया है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने। कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल डेब्ट्स की बात की जाए तो 1 प्लस फेस वैल्यू माइनस नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स वापस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस नेट प्रोसेस या इश्यू प्राइस, जो भी हमारा पार्ट डिस्काउंट प्रीमियम में जो भी होगा वो हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे। इन सबको करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस फाइंड करने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रीफरेंस शेयर्स, ये आप यूज़ कर सकते हो। जो भी प्रीफरेंस शेयर्स दिया रहेगा उस पर आप डायरेक्ट रेट ऑफ परसेंटेज यूज़ कर लो, आपको कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस मिल जाएगा। या प्रीफरेंस डिविडेंड अपॉन MPS मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट परसेंटेज। कॉस्ट ऑफ इनरिडेमेबल प्रीफरेंस का आता है, ये मैंने पेज नंबर 104 हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये आसानी से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल प्रीफरेंस के लिए तो प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस RP माइनस NP डिवाइड बाय N, फिर वापस डिवाइडेड बाय RP प्लस NP अपॉन 2। ये जो हमने यहाँ पे अभी फॉर्मूला यूज़ किया था ना, यहाँ पे ये वाली लाइन तक सेम है, बस यहाँ पे RP माइनस NP डिवाइड बाय N, फिर यहाँ पे आएगा RP प्लस NP अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे NP सेम है। RV का मतलब होगा रिडेम्स वैल्यू ऑफ डेटर्स, T का मतलब हो गया टैक्स रेट और N का मतलब हो गया लाइफ ऑफ डेटर्स मतलब नंबर ऑफ ईयर। कॉस्ट इक्विटी की बात की जाती है तो डिविडेंड पर अप्रूवल तो D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G, और अर्निंग प्राइस अप्रूवल के लिए KPS अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट रिटर्न के लिए RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी, RM का मतलब होता है मार्केट रिस्क माइनस RF कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग के लिए RX इज इक्वल टू D अपॉन P प्लस G। वेटेज फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉय इंटू 100। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, वो फॉर्मेट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसी तरीके से आपको ये फॉर्मेट देना है। अब आता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के लिए,
जिसमें आता है नेट इनकम अप्रूवल के लिए जो मार्केट वैल्यू फाइंड करना है, तो नेट इनकम अपॉन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आ जाता है। वैल्यू ऑफ कंपनी के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए नेट इनकम अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रूवल NOI बोलते हैं। अगर एग्जाम में NOI आए तो समझ जाना कि नेट ऑपरेटिव इनकम अप्रूवल पूछा है। पहला आता है V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म के लिए EBIT अपॉन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। फिर आता है S इज इक्वल टू V माइनस D। S का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी, V का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फर्म और D का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डेब्ट। ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर एक हमें नॉर्मल फॉर्मेट फाइंड करने के लिए, जैसे कंट्रीब्यूशन फाइंड करना हो या फिक्स रेट फाइंड करना हो या इंटरेस्ट और डेब्ट फाइंड करना हो, तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ये आना चाहिए। तो आउटपुट यूनिट लिखने के बाद आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखना होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखते हैं, जिसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 3 और 5 को माइनस करने पे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेस द फिक्स कॉस्ट करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा फिक्स कॉस्ट का 6 और 7 को माइनस करके हमें यहाँ पे EBIT मिल जाता है। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जा रही है, अर्निंग बिफोर टैक्स की बात की जा रही है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन डेब्ट माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 8 और 9 को दोनों को माइनस करने के बाद EBT मिलता है। फिर लेस टैक्स करेंगे और EAT फाइंड करने के लिए 10 माइनस 11 करेंगे। मतलब यहाँ पे जो 10 कॉलम और 11 कॉलम की जो भी वैल्यू होगी वो माइनस करेंगे। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे। फिर अर्निंग पर इक्विटी शेयर होल्डर्स मिलेगा, हमें कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो मिलेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने पे अर्निंग पर शेयर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ऑपरेटिंग के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT होता है। फाइनेंशियल के लिए EBIT अपॉन EBT, तो EBIT अपॉन EBTI माइनस इंटरेस्ट भी यहाँ पे करते हैं। कंबाइन करने के लिए तो यहाँ पे ये दोनों को हम कंबाइन कर दो तो मिल जाएगा। यहाँ का ये EBTI और EBTI को दोनों को मैं कैंसिल कर देती हूँ, तो मुझे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे बनते हैं। अर्निंग पर शेयर का तो आपको मालूम है। वॉल्यूम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए EBIT अपॉन CE इंटू 100। प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए MPS अपॉन EPS आता है। असेट टर्नओवर रेशियो के लिए टोटल सेल अपॉन टोटल असेट्स। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए EAT अपॉन नेट सेल इंटू 100। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फंड के लिए डेब्ट प्लस इक्विटी। टाइप ऑफ फाइनेंस आपको पेज नंबर 172 से 174 पे आपको मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे पहले के जो वीडियोस थे वो नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो वाले वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने MCQs फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स डाले हुए हैं। लेसन्स भी पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको एक्स्ट्रा MCQs चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे विशाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जिनका लिंक मैंने यहाँ पे ऊपर आई बटन पे डाला है, वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। उनके टेलीग्राम चैनल पे भी हमने एक्स्ट्रा MCQs हमने अपलोड्स किए गए हैं, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अब देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो। ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है सेम एज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करना है और बाकी सब आपको ये वाले पेज नंबर पे आपको मिल जाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्पेशल वर्किंग कैपिटल है, लॉन्ग टर्म परमानेंटली वर्किंग कैपिटल होता है और इक्विटी कैपिटल के लिए फिक्स एसेट्स होता है। इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला है √2 इंटू एनुअल यूसेज इंटू बाइंग ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैरिंग बाय ऑफ 1 यूनिट एक्सपेंस एज अ परसेंटेज। इन्वेंटरी सिस्टम्स के लिए बिन कार्ड, स्टोरेज लेजर्स या कंटिन्यूस स्टोरेज,
टेकिंग के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। HML क्लासिफिकेशन के लिए जो भी यूनिट वैल्यू ऑफ स्टोर आइटम देते हैं वो हम कंसिनियर वहाँ पे करते हैं ABC एनालाइजेशन के लिए। फिर आता है हमारा FSN एनालाइजेशन, जिसमें 3 तरीके से हम एनालाइजेशन करते हैं, स्लो मूव, फास्ट मूव, स्लो मूव या नॉन मूविंग के हिसाब से। VED क्लासिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे स्पेयर आर क्लासिफाइड म्यूचुअल, स्टेल एंड डिसेबल VED के हिसाब से। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के लिए COGS अपॉन एवरेज टोटल इन्वेंटरीज, हायर रेशियो एंड मोर इफिशिएंसीज यहाँ पे होते हैं। WIP रेशियो के लिए COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट इज इक्वल टू हायर ऑफ रेशियो एंड मोर ऑफ इफिशिएंसी होता है। वीकली के लिए फिनिश्ड गुड्स डिवाइड बाय वीकली सेल ऑफ फिनिश्ड गुड यहाँ पे यूज करेंगे। वीकली रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल ऑर्डर और वीकली से डिवाइड करेंगे। एवरेज के लिए एवरेज यूज करना है और डिवाइड बाय एवरेज डेली परचेज से हम डिवाइड करेंगे। एवरेज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस गुड्स इन्वेंटरी के लिए एवरेज फिनिश गुड्स लेंगे और डिवाइडेड बाय हम एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स से हम डिवाइड करेंगे। आउट ऑफ स्टॉक इंडेक्स के लिए नंबर ऑफ टाइम यूनिट ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम रिक्वायर्ड। स्पेयर पार्ट ऑफ इंडेक्स के लिए वैल्यू ऑफ स्पेयर पार्ट इन्वेंटरीज को डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। कैश मैनेजमेंट के लिए अलग अलग कैश मैनेजमेंट मोटिवेशन और डिजायर होता है। होल्डिंग कैश के लिए तो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, प्रीकैटिव मोटिव होता है। अलग अलग यहाँ पे हम मोटिव 4 तरह के यहाँ पे डिवाइड किया है और बाकी आपको ये सब यहाँ पे ये वाले पेज नंबर पे पूरी डिटेल में मॉडल वहाँ पे दिया है। फॉर्मेट ऑफ कैश बजट है जिसमें हम ओपनिंग कैश बैलेंस लिखते हैं, जो भी कैश रिसीव होता है वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। टोटल रिसीव कर देंगे A और B को, जो भी हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, टोटल उसका लिख देंगे। इस ये वाले टोटल को ये वाले टोटल से माइनस कर देंगे तो हमें कैश बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कैपिटल कॉस्ट जो भी हम कैपिटल ब्लॉक ऑफ फॉर्म फाइनेंस गुड्स के लिए यूज़ करते हैं वो। कलेक्शन कॉस्ट जो भी हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं हमारे कस्टमर से तो वो सब यहाँ पे दिया है। क्रेडिट पॉलिसीज हम प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट पीरियड्स दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब हम ज़्यादा अमाउंट में कुछ गुड्स खरीदते हैं या लेते हैं। डिटरमाइन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी के लिए अलग अलग क्रेडिट सेल्स रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्टिमाइज प्रॉफिट के लिए ये जो क्रेडिट पीरियड होता है उसके लिए 15 दिन, 30 दिन या 45 डेज के लिए। कैश डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट पीरियड होता है या सीजनली ऑफर होता है। सीजनली ऑफर्स का मतलब होता है जैसे सीजनल में अभी मैंगोस आ रहा है तो उसका मैंगो का ही ऑफर्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, या फेस्टिवल के हिसाब से मॉल्स में ये सब यहाँ पे ऑफर्स मिलता है ना वो सब। क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड कस्टमर के लिए 5 क्रेडिट स्टैंडर्ड ऑफ द क्रेडिट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कस्टमर के लिए विलीनेस टू पे, जो भी पे कर सकता है वही उनका कस्टमर बनता है। कैपेसिटी एबिलिटी टू पे होना चाहिए। कैपिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कस्टमर्स। फिर आता है कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस होती हैं, कलेक्शन सिक्योरिटी होती है, प्रॉफिट होता है, मार्केट इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं, कलेक्शन पॉलिसी होती हैं। हर एक कस्टमर को पेइंग हैबिट अलग होती है, बिलिंग का जो रिकॉर्डिंग होता है वो सब करना रहता है, प्लस साइज और एज ऑफ रिसीविंग होता है। अब आता है इसमें एक फॉर्मेट है, प्रेजेंट पॉलिसी है न्यू पॉलिसी के हिसाब से। जो भी हमें बेनिफिट है लाइक सेल्स रहेगा वो हम लिखेंगे। उसी में से वेरिएबल कॉस्ट को जब माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये वाला जो फॉर्मेट है ना वो सब जगह काम आएगा इस पूरे बुक में। फिर लेस करना है हमें कॉस्ट जो आता है बैड डेब्ट्स, और जो भी हमें कलेक्टिंग चार्जेस होंगे या इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट होंगे, कलेक्शन पीरियड्स होंगे, वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। इन तीनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ये लेस कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें न्यू बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है इंक्रीमेंट पॉलिसी बेनिफिट्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो अभी हमने ऊपर देखा तो वही फॉर्मूला है। कलेक्टिंग पीरियड वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना। फॉर्मूला आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे, फॉर्मूला यही रहने वाला है। एवरेज कॉस्ट के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आता है।
फिक्स कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट देन द डेटर्स विल बी द कॉस्टेज, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। मैंने आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे बुक का शॉर्ट एंड स्वीट में फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा नोट्स मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको पूरा बुक भी अगर आपको रीड करना है, पूरा अगर समझना है, 2 ही घंटे का मैंने एक्सप्लेन किया है। जो भी वीडियो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो यहाँ पे मैं दे दूंगी, जिससे आप देख सकते हो। और बाकी जो वीडियोस है वो मैंने आपको यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में जाके कॉमर्स सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे। और अगर आपको MCQs चाहिए तो MCQs का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। और बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा MCQs चाहिए तो उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में आपको वापस में मिलूंगी। तो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।